सर्वांना नमस्कार. दीपोत्सवाच्या हा 11 वर्ष मनसे आणि सर्व कार्यकर्त्यांचा खरंच खूप खूप त्यांना शुभेच्छा की एवढं सुंदर असा हा दीपोत्सव इथं आपण आज साजरा करतोय. आमचे मित्र राज ठाकरेजी यांचं खरंच मी खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे मला आज ही संधी प्राप्त होते की मी आज जी ज्यांना आपण ब्लॉकबस्टर जोडी असं म्हणतो त्यांना काही प्रश्न विचारायचे म्हणजे मला तुम्ही संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप आभार. यहाँ बैठे हुए जो हमारे सबसे आइकॉनिक जोड़ी है सलीम साहब, जावेद साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बाजू में बैठकर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ. और सलीम साहब, जावेद साहब, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सबको सब कुछ होना है. यानी जो एक्टर है उसे डायरेक्टर होना है, जो डायरेक्टर है उसे प्रोड्यूसर होना है, जो प्रोड्यूसर है उसे म्यूजिक करना है. हमको सब कुछ करना है. लेकिन आप दोनों आइकॉनिक राइटर्स हैं, स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स. आप दोनों ने सिर्फ यही पकड़ा. आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें भी आगे जाकर स्क्रिप्ट डायरेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते थे इतने डिटेल में आप लिखते थे कि किसी भी डायरेक्टर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती थी. उसी में लिखा होता था कि कैमरा कहाँ पर रखा गया है. उस यहाँ तक कि एक्टर दाएं हाथ से फोन उठाएगा या बाएं हाथ से फोन उठाएगा ये भी लिखा होता था. तो इतनी सारे डिटेल में आप जब लिखते थे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए? सलीम सर, वॉल्यूम माइक. ये जरूरत जब पड़ती है कि जब आपने जो लिखा है वो स्क्रीन पे दिखे ना, उसके जब लिखा कोई दर्द आया. जब अगर ये डायरेक्टर जो है वो जस्टिस देता है जो स्क्रिप्ट लिखी है तो वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी जो हमने सोचा है वो यूजुअली वैसे रहता है, तो उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. और कभी ऐसा मौका भी आया हो तो उस फिल्म को छोड़ दिया है, मगर वो जावेद साहब, आपको कभी ऐसा लगा कि डायरेक्ट करना चाहिए या? देखिए, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में सोच के आया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा या तो गुरुदेव जी का या राज कपूर का. तो 3-4 साल में सब सीख जाऊंगा और चौथे साल में डायरेक्टर बनूंगा. लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं. और हुआ ये कि मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ मुझे हर एक ने कहा कि तुम राइटर बनो. इसलिए क्या कभी कोई सीन नहीं ठीक करना होता कुछ होता मैं अपनी खिदमत पेश कर देता था. सलीम साहब से भी मेरी मुलाकात जिस फिल्म में हुई उसका नाम था सरहदी विजय. उसमें सलीम साहब रोमांटिक लीड कर रहे थे, मैं असिस्टेंट था और डायलॉग राइटर था. तो सलीम साहब ने भी इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर हमेशा. और इन्होंने भी मुझे हमेशा कहा कि तुम राइटर हो और राइटर बनो. तो तब तो ये ख्याल नहीं था कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे. वो तो उनकी अलग ओपिनियन थी जो मुझे बहुत सीरियसली मैंने ली, बिकॉज आई कंसिडर हिम अ वेरी वाइज पर्सन. तो उसके बाद देखिए किस्मत का ऐसा हुआ लिखा कि हम साथ में ही काम करने लगे. अब जब काम कर रहे थे तो काम इतना सही हो रहा था कि फिर कोई दूसरा ख्याल आया नहीं. वो आपने कहा हम आगे बढ़े. आगे का चक्कर ये कि जो आगे की जगह थी वो तो खुद हमारे पास आती थी, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी. और तो फिर हम कुछ रहे और अच्छा काम किया, जितना भी किया, जितने बरस भी किया, तो वो बड़ा अच्छा काम रहा. और सभी लोग ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब फिल्में बनती थी, जब वहाँ के जो सुपरस्टार्स होते थे वो 15 लाख रुपए चार्ज करते थे एज अ फी. और उस क्या इनकम टैक्स में फंसवाने वाले हैं? मैं कह रहा था क्या नहीं खुल के बताइए क्या पसंद करेंगे आप? CBI, ED और इनकम टैक्स क्या चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि 15 लाख क्या है? हमें तो पता नहीं है, इतने पैसे हमने कभी देखे नहीं. आपकी नियत ठीक नहीं लग रही है. आपकी नियत ठीक नहीं लग रही है. आप अंदर करवाना चाहते हो. आप गरीब राइटर्स को मजाक उड़ा रहे हैं. मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप अंदर करवाना चाहते हो कि जिस दौर में सुपरस्टार्स को 15 लाख मिलते थे उसी फिल्म के लिए सलीम जावेद साहब को 25 लाख रुपए मिलते थे. ये जो दौर राइटर्स का था. कुछ नहीं, इनकी मोहब्बत है, समझिया. अभी हमारी फाइलें खुलवाना चाह रहे हैं, होगा नहीं.
और हमें कभी नहीं मिले ऐसे, गलत बात। सिर्फ ये कि ये सही नहीं है, काश ये सही होता, लेकिन है नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि आप ही के दौर में राइटर्स को एक्टर्स से ज्यादा रेम्युनरेशन मिलता था। एक्टर बहुत कम पैसे लेते होंगे उस जमाने में। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे आज के दौर में एक्टर्स को अगर एक आपको सलाह देनी हो तो क्या होगी? राइटर्स को सलाह देनी बहुत कम एक्टिंग करें। और राइटर्स को सलाह देनी सर। ये चार्ली चैपलिन उनका स्टेटमेंट है जी, कैन एक्टर शुड बहुत कम उस वक्त एक्टिंग करना चाहिए, जो क्रिटिकल हार्ट घुमाता है, लगता है, बातें करता है, बहुत कम करना चाहिए एक्टिंग, उसको नॉर्मल रहना चाहिए। और ऐसे एक्टर रहे हैं हमारे यहाँ, मोतीलाल जी थे, अशोक कुमार साहब थे जी जी, कोई ड्रामेटिक नहीं किया है, कोई चिल्लाना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल, कम से कम एक्टिंग करें। सर राइटर्स को मेरा ऐसा ख्याल है कि इस दौर में एक बात हो गई है, लाइफ का टेम्पो बहुत बढ़ गया है, हर चीज जल्दी होती है। पहले आप एक पत्र लिखते थे, 3 दिन में पहुंचता था, फिर 2 दिन बाद भी सोचता था जवाब क्या दूं, फिर 3 दिन में आता था, तो 8-9 दिन का किस्सा होता था एक एक्सचेंज ऑफ लेटर। आज आपके पास मोबाइल है, आप 1 सेकंड में उस इंसान को कांटेक्ट करके बात कर लेते हैं। हर चीज तेज हो गई है, हर चीज जल्दी होती है। तो होता क्या है कि हम सफलता भी जल्दी चाहते हैं, उसमें टाइम लगे ये हमें फुर्सत नहीं है। तो जो तैयारी पहले होती है, वो चाहे लता जी की हो, चाहे वो आशा जी की हो, चाहे रफी साहब की हो, और चाहे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की हो, बड़े राइटर्स, जो राइटर्स थे पहले दौर में वो बहुत पढ़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 4 फिल्में देख ली थी और 2 नॉवेल पढ़ ली थी और राइटर बन गए थे। उनकी बरसों की पढ़ाई थी उनके पीछे, वो जानते थे जबान भी, प्लॉट भी, कैसे कैरेक्टर बनता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन बनता है, कौन सा कैरेक्टर क्या भाषा यूज करेगा, कहानी क्लाइमेक्स की तरफ कैसे जाएगी। इसलिए कि उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर, लाइट लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, नॉट सो पॉपुलर लिटरेचर, हर तरह का पढ़ा होता है। तैयारी चाहिए। आजकल हर काम में तैयारी कम हो गई है, जल्दी होती है कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। आपके वोकल कॉर्ड ठीक है तो आप सिंगर बन जाएंगे, मगर भाई इन लोगों ने तो, हमारी लता जी ने, आशा जी ने, जो कि मतलब सरस्वती साक्षात थी लता जी, बरसों घंटों रियाज किया है, बरसों, और इस उम्र में भी वो रियाज करते थे। तो रियाज जो है वो बहुत ज़रूरी है हर काम में। एक नौजवान शायर ने शेर कहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। रियाजत यानी वही रियाज, प्रैक्टिस, मेहनत, लगन। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। ये आसानी ऐसे नहीं आती, इसके पीछे बरसों की लगन होती है, तपस्या होती है। उस तपस्या के लिए तैयार नहीं है वो, चाहे एक्टर हो, के डायरेक्टर हो, के राइटर हो। जल्दी चाहिए, आसानी से चाहिए, ये दुख की बात है। सलीम साहब, जावेद साहब, आप दोनों ने इतने आप इतने सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन? अलग अलग फिल्मों में अलग अलग लोगों ने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे थे, जो दिलीप साहब ने बहुत अच्छा काम किया, राज साहब ने बहुत अच्छा किया है, दादा मनी बहुत अच्छा एक्टर थे, अपने मोतीलाल जी बहुत बहुत ग्रेट एक्टर थे, और भी पीपल। तो ये कंपेयर करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट देयर हैव बीन ग्रेट एक्टर्स और बहुत अच्छे अच्छे रोल किए उन्होंने। जावेद साहब, सुपरस्टार की परिभाषा क्या है? पहले क्या थी, आज क्या है? सुपरस्टार ये सब तो ये मीडिया बनाता है, पब्लिसिटी बनाती है, वो सब इम्पोर्टेंट बात नहीं। जो काम कर रहा आदमी सुपरस्टारडम थोड़ी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। हम एक्टिंग की बात करें तो बेहतर है, काम की बात करें। सुपरस्टारडम तो उसका रिजल्ट हो सकता है, उसकी परछाई हो सकती है। तो हम पहले मूर्ति की बात करें, परछाई की बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हर दौर में बहुत अच्छे एक्टर होते हैं,
और दिलीप साहब की हम इसलिए आदर करेंगे और करते हैं कि उन जैसा एक्टर उनसे पहले नहीं था। उन्होंने एक नया अंदाज जो कि बिल्कुल ओरिजिनल था। मैं उनके बाद क्लोज सेकंड मानता हूँ अमिताभ बच्चन। क्लोज सेकंड इसलिए कि वो दिलीप कुमार के बाद जन्म लिया, उन्होंने कर भी नहीं सकते थे, कोई तो रही बात नहीं हो पाई। तो कहीं जहां उन्होंने बहुतों से सीखा, दिलीप साहब से भी सीखा, और ये बात जो है मैं कोई सीक्रेट आपको नहीं बता रहा हूँ, ये खुद उन्होंने बहुत बार कहा है और उनके मन में दिलीप कुमार के लिए बड़ी इज्जत रही है हमेशा। तो ये दो एक्टर जो हैं, उसके अलावा बलराज साहनी बहुत बड़े एक्टर थे। कमाल ये है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में एक्टिंग का एक भी रोल नहीं। मोतीलाल जी बहुत अच्छे थे, मगर एक बात, हम किसी चीज में आगे बढ़ गए हो तो पीछे हट गए। मैं आजकल ओटीटी देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, ऐसा टैलेंट तो देखा नहीं था। ये आज के लड़के लड़कियां जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कमाल कमाल का काम। उन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग कभी नहीं जितनी आज हमें ओटीटी पे देखने को मिलती है। तो इस मामले में हम, मुझे ऐसा लगता है, 2 कदम आगे ही बढ़े। सलीम ओटी में काम करते थे, हमने ताली बजाई। सलीम साहब, जब हम लिखने की बात करते हैं तो फ्रीडम की भी बात करते हैं कि लिखने के वक्त किस फ्रीडम कितना मिलता है टू राइट। क्या आपने कभी आपके दौर में ऐसी झिझक थी कि आपको फ्रीडम नहीं मिला, या आपने वही लिखा जो आपको सही लगा? ये तो हर जगह से ये लिमिटेशन जो है, आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर भी है कि जिस से ऊपर न चलाएंगे, आप हर चीज़ में ही है। तो आपको डॉक्टर कहता है कि इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, ऐसे ही राइटिंग के अंदर भी तो फ्रीडम इतनी है कि कोई हमारी आगे काम पर हमारी फिल्मों में किसी में भी कोई गाली कभी किसी में भी नहीं करते। जब मैं बहुत कुछ जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम आपको बच्चों को आपकी फिल्म दिखाते हैं इसलिए कि वो गंदी बातें नहीं होती, कोई गाली नहीं होती, उसमें बहुत ही क्लीन फिल्में होती हैं। तो गालियाँ दी जाती हैं, वो बेवकूफ़ी की, वो उसको ना आप फ्रीडम करो तो बेवकूफ़ी की बात है। अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आप लोगों ने सबने सुना होगा जो मैं भी बोल रहा हूँ। भैया आजकल ऐसी पिक्चरें बनती है, फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते। सुना? अकेले देख सकते हो? वाह, सवाल के आदमी हो तो फिर फैमिली वाले भी अकेले अकेले देख लेंगे, है ना? अरे भाई, अगर कोई चीज़ बुरी है तो बुरी है, तो चाहे तुम अकेले देखो या फैमिली के साथ देखो। तो फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, पर अगर पिक्चरें मैं अकेले ही देखता हूँ। ये क्या बात हुई? लेकिन ठीक है, जिस तरह के इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आज फिर आपको बताता हूँ। शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते हैं, ये सीन मैंने और ये भी नहीं लिखते। आज इस पे तमाशा हो गया, लेकिन उस वक्त ये अकेली नहीं थी, और भी एक संजोग थी, संजोग फिल्म थी जिसमें ओम प्रकाश जी ने पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में सुनाई थी। आज सुना के देखो तो कहीं सोसाइटी में कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है, अच्छी बात नहीं। और एक खास तौर से बताओ, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था, हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी ये है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिए, वो मत कीजिए। तो आप लोगों का वो जो जीने का अंदाज है उसे तो हमने सीखा, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहाँ से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है? यहाँ हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो।
एक ईश्वर को मानो तो हिंदू है, 25 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू है। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया। इसीलिए देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है। तो जो आपको सिखाए वो गलत है। सलीम साहब, जब आप फिल्म लिखते थे, स्क्रिप्ट एक बार आप लॉक कर देते थे, उसके बाद क्या डायरेक्टर्स एक्टर्स से चेंजेस आते थे? तो क्या हाउ यू टू रिएक्ट टू दैट? लिखने से पहले भी सब दिमाग में होता है कि ये कैरेक्टर के लिए ये इज द राइट पर्सन, ये राइट पर्सन। कितना फिल्म देखने वालों को भी होता है, हम तो हर लिखते थे, इतना तो ये होता है कि इसके साथ साथ क्या है, बट यू डोंट गेट इट आइडियल पर्सन, उसमें फिर यह है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, किसी और को लेना पड़ता है, और कहीं में आगे आ जाता है। जावेद साहब, आपने तो आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आपकी नहीं, आप दोनों ने आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आप दोनों की जनरेशन है सिंग सुपरस्टार, स्टिल सिंग सुपरस्टार। हाउ डू यू, आप रिएक्ट कैसे करते हैं खुद की सक्सेस एंड नाउ द सेकंड जनरेशन की सक्सेस? हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए भाई, हम मेरे ख्याल से सलीम साहब अपने बच्चों पे, मैं अपने बच्चों पे, हम लोग बहुत प्राउड होंगे और खुश हैं। बच्चा नालायक निकल जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, माँ बाप की बहुत परेशानी में पड़ जाती है। तो इनके भी बच्चे बड़े होनहार और बहुत अच्छे हैं, और बड़ी जो हमारे देश में और हमारे समाज की जो परंपरा रही है, माँ बाप को जो आदर देना है, जिस तरह रहना है, जिस तरह बात सुनना, मतलब ये इस मामले में जो इनका सबसे बड़ा बेटा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, और वो बाप के सामने आंख उठा के बात नहीं करता आज। तो ये जो हमारी परंपरा है, ये जो हमारी तहजीब है, ये इन बच्चों ने हासिल की है और इसमें मौजूद है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ जोया और फरहान से भी, और मुझे इस बात पे गर्व है कि इन्होंने कामयाबी बस काम करके हासिल नहीं की, अच्छा काम करके हासिल। जैसा कि बताया सलीम साहब ने कि आज पिक्चरों में गालियाँ भी हो रही हैं और डबल मीनिंग डायलॉग भी है और वल्गैरिटी भी है, ये हमारी पिक्चरों में नहीं हुई। ये जो लड़के ने भी बनाई है, लड़की ने भी बनाई है, उन पिक्चरों में एक गहराई, एक सुथरापन है। तो ये संस्कार अगर उन्हें हमसे मिले हैं तो बड़ी अच्छी बात। बाकी है कि वो हमारे जैसे नहीं, उनकी फिल्में हमारी फिल्मों जैसी नहीं, वो अलग, वो हमारी गूंज नहीं है, वो अपने अंदर आवाज़ है। बहुत खुश। राज जी, त्यांनाही समजावं आणि तुम्हाला कळेल म्हणून मी जरा हिंदीमध्ये बोलतो। या सलीम जावेद या जोड़ी ने आतापर्यंत मुझे लगता है 24 फिल्में की हैं एक साथ, और 24 फिल्मों में से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं रेशो होगा इस तरह का। जैसे जैसे हम लोग नाम लेते हैं, जब भी कभी बात आती है कि स्टोरी फिल्म में डायलॉग, ये जब भी आता है साथ में तो सलीम जावेद ही आते हैं, और कोई दिमाग में नाम ही नहीं आता। हाथी मेरे साथी से लेके, जंजीर से लेके, शोले से लेके, डॉन से लेके, त्रिशूल से लेके, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं आप दोनों को एक सवाल पूछ रहा हूँ, जावेद साहब, सलीम साहब, आप मुझे बताइए, जंजीर जो आपकी फिल्म थी, उस वक्त आपने देवानंद साहब को पूछा था काम करने के लिए, फिर बाद में उन्होंने सभी को पूछा था, राजेश खन्ना जी को पूछा था वगैरह। सोच लीजिए अगर देव साहब हाँ बोलते तो क्या होता? जंजीर अलग किस्म की फिल्म होती सबसे, और हमको शायद फिर जरूरत पड़ती कि हमको कुछ डायरेक्ट करना चाहता है, राइटिंग का काम जो है ठीक नहीं है।
एक मैगजीन था सुपर, बंद हो गया। उसमें जो उसकी चीफ जर्नलिस्ट थी उनका नाम था परवीन बशीर। मुझे एक आइडिया है कि सलीम को अलग और जावेद को अलग डाउन मेमोरी लेन ले जाते, तो इनको जिस आके गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहाँ ले जाके तस्वीर खींची, फिर ये माहिम में जहाँ बैठते थे जिस रेस्टोरेंट में वहाँ की तस्वीर खींची, फिर बराबर जो उनका पुराना घर था उसकी तस्वीर, और कहाँ कैसे रहते थे, कौन दोस्त, ये सब। फिर मुझे भी उन्होंने ले गई कार में, तो मैंने एक जगह खार में गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा ये पोर्च देख रही हैं आप बंगले का, मैं इस पोर्च में बहुत सोया हूँ। मैं बाहर सोता था तो यहाँ जो मालिक थे उसके, उन्होंने मेरी सिगरेट की दुकान पे मुलाकात हो गई थी, ये 64-65 की बात। तो उन्होंने सोचा है कुछ पढ़ा लिखा लड़का है, तो कहले बेटा तुम इस पोर्च में सो जाया करो, बारिश वारिश आने वाली है, कोई हर्ज नहीं, तुम यहाँ सो जाओ। तो मैं उस पोर्च में सोता, तो मैंने वो पोर्च भी दिखाया, उन्होंने मेरी फोटो भी ली, फिर आगे चली जा रही थी कहा, तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो अभी राज जी ने पूछा कि वो अगर देवन ने वो पिक्चर प्रदर्शित कर ली होती तो मैंने कहा मैं उसी पोर्च में सो रहा होता। प्रॉब्लम क्या है? और अगर एक बात की हमको भी दाद दीजिए, इससे पहले अमिताभ जी ने शायर का, डॉक्टर का, ऐसे कुछ लवर का, इस तरह का रोल किया था। इस तरह का तो कोई रोल किया ही नहीं था, इस तरह का तो कोई संबंध ही नहीं था उन्हें। लेकिन उनकी पिक्चर देख के छोटी छोटी झलकें देख के, छोटी सी झलक, ये एक्सप्रेशन कैसा दिया, ये शॉट कैसे दिया, उससे हम कन्विंस हुए कि यही आदमी कर सकता है। और हम कॉन्स्टेंटली प्रकाश जी को बोलते रहे कि आप इसी को लीजिए, इसी एक एक हीरो रिजेक्ट करता रहा और हम ये इंसिस्ट करते रहे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं प्रकाश जी। मैं रिकॉर्ड पे एक बात रखना चाहता हूँ, जिस स्क्रिप्ट को 2 स्टार रिजेक्ट कर दे, एक एवरेज प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को उठा के बाहर फेंक देगा। अरे यार कोई स्टार काम करने को तैयार नहीं, तुम क्या लाए? ऐसा हमारा कोई नाम भी नहीं था रंजीत के पहले, पूरे स्टार ने रिजेक्ट कर दिया। प्रकाश मेहरा का वो पहला प्रोडक्शन था, मगर उसने स्क्रिप्ट को नहीं छोड़ा, बहुत बड़ी बात। और हमारी रंजीत की कामयाबी में कितना बड़ा हाथ है प्रकाश मेहरा की इज्जत का। वरना हमसे कहता ले जाओ भैया, ये तो कोई काम ही करने को तैयार नहीं। 2 हीरो रिफ्यूज कर दे, स्क्रिप्ट खराब लगने लगती है, तो डायरेक्टर जो उनका कन्विक्शन था, हैट्स ऑफ टू। इनकी एक दूसरी बड़ी फिल्म जो आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी वो शोले। सर वो शोले में गब्बर सिंह की भूमिका डैनी करने वाले थे, अगर वो हाँ बोलते हैं, उनके पास डेट्स होती, तो गब्बर सिंह इतना बड़ा होता क्या, या फिल्म सिर्फ नेपाल में चलती? नहीं, वो असल में उनको चॉइस थी कि वो धर्मात्मा जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में है वो करे या शोले करे, तो उन्हें कुछ आउटडोर का ज़्यादा शौक रहा होगा, तो वो अफगानिस्तान चले गए और उसकी शूटिंग। उसके बाद से जो अफगानिस्तान का हुआ वो आपको पता है। लेकिन अगर वो करते तो गब्बर सिंह इतना बड़ा कैरेक्टर बन अभी मैं जाता। आपको गब्बर सिंह के बारे में ये गब्बर नाम कहाँ से आया? सलीम साहब के फादर बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र। सलीम साहब उनके किस्से मुझे सुनाते थे। तो एक गब्बर डाकू था वहां पर, वो मशहूर डाकू था, तो उन्होंने इसका नाम भी मुझे सुना है कि गब्बर ऐसा था वैसा था और कुत्ते पालता था वैसा। तो जब हम लिख रहे थे तो मैंने कहा सलीम साहब को आपने नाम जो बताया था वो बहुत अच्छा है, गब्बर, ये रख लेते हैं। हाँ भाई रख लो। अब सुनिए, तो ये उनका बताया हुआ था, मेरा सजेस्ट किया। अब इसका उल्टा देखो, 1963 में मैं गया था यूथ फेस्टिवल में, जहां मैंने इसको अमजद को स्टेज पे ऐ मेरे वतन के लोगों नाम के एक प्ले में देखा। मैंने कई दफ़ा सलीम साहब से तारीफ की, जैन साहब का जो शूटर लगा बड़ा अच्छा, तो बात खत्म हो गई, भूल गए। ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये सलीम साहब को कि उन्होंने कहा कि आप बड़ी तारीफ करते हैं, तो लड़के उसे बुलवाते ना, और ये इनके कहने पे और इनके बुलाने से आया। अब देखिए दोनों उनकी बात है, नाम इन्होंने मुझे बताया था और मैंने सजेस्ट किया, और काम मैंने उसका बताया था, वो इन्होंने सजेस्ट। तो दिस वाज द रिलेशन, दिस वाज द।
एकतर पहिल्यांदा सर्वांना नमस्कार आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे दोन दिग्गज जे इथे बसले, माझं यांच्याशी कनेक्शन जरा वेगळ्या प्रकारचं आहे. कमर्शियल सिनेमामध्ये मला जो ब्रेक मिळाला ॲज अन ॲक्टर, तो सलीम साहेबांनी मला दिला नाम फिल्ममध्ये. आणि माझ्या कॅरेक्टरचं नाव जयसिंगराव कालेवार होतं आणि डायलॉग माझे हिंदी मराठी होते. तेव्हा मला ती एक संधी त्यावेळेला मिळाली. सलीम साहेबांबरोबर बसून त्यांनी मला विचारून मला डायलॉग लिहायला दिले त्याचे. तर ते एक. आणि नंतर मी 9 फिल्म जर डायरेक्टर ज्या केल्या, तर सगळ्या फिल्म्स माझ्या जावेद साहेबांनी लिहिल्या. त्यामुळे वन ॲज अन ॲक्टर ॲज वर्कड अँड द अदर ॲज अ डायरेक्टर. सलीम साहब, जावेद साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आज का जो अपना जनरेशन है, ये पूरा जनरेशन जब स्क्रिप्टिंग करता है, जब स्क्रीन प्ले लिखता है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट आपकी फिल्मों का होता है. आपके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं. अगर हम विलन का सोचते हैं तो विलन का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे शोले में था, या ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे होने चाहिए जो डॉन में थे. हमेशा ये रहता है रेफरेंस. सवाल मेरा ये है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? Who were your inspirations as directors in your time? ये जो हमारा जो था सोचने का तरीका था स्क्रिप्ट का, तो स्क्रीन प्ले से ही स्टार्ट होता था. बहुत से लोग स्टोरी लेके आते हैं कि मेरे पास ये स्टोरी है. स्टोरी तो हर आदमी के पास होती है. एवरीबडी हैज गॉट ए स्टोरी, बट उसके पास स्क्रीन प्ले नहीं होता. यू ऑलवेज टेल हिम स्क्रीन पे लेके आओ कि ये स्क्रीन प्ले तुम कैसा होगा. नाउ एनीबडी हु डजंट सी इट हैपनिंग कैनॉट बी ए स्क्रीन प्ले राइटर. यू हैव टू सी इट हैपनिंग. दरवाजा खुला, एक कैरेक्टर में आया, मकान खाली देखा, इधर खुला इधर खोला, एक आवाज़ आई, देखा तो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ आदमी सिगार कर रहा. यू शुड सी इट एंड यू शुड पिक्चर देखना चाहिए. इवन जब टाइम मैगजीन के अंदर जो आता था रिव्यूज आता है, उसमें सिर्फ 2 आदमी के नाम होते थे, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर जी, और किसी का नाम नहीं आता. स्क्रीन प्ले की बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर स्क्रीन प्ले बहुत स्ट्रांग है, स्क्रीन प्ले. जब हमने देव साहब को ये कहानी सुनाई जंजीर की, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रीजन से मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये कहेगा कि उसको कहानी करनी पसंद है, नहीं पसंद आई, मुझे कहानी बहुत पसंद आई है एंड यू हैव डन ए गुड जॉब एंड विश यू ऑल द बेस्ट. अगर मैं किसी वजह से अगर करता हूँ ऑल द बेस्ट टू यू एंड पीपल जी, दोनों के गले में हाथ डाल के निकले. जावेद साहब, देखिए, अच्छी बात क्या है, अगर आप एक किसी आदमी से या एक किसी सोच से इंस्पायर्ड हैं, इम्प्रेस है, तो आप उसकी कॉपी हो जाते हैं जी. लेकिन अगर आप बहुत से लोगों से और बहुत से सोर्सेस से इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस है, तो फिर आप रीजनल हो जाते हैं. किस्सा क्या है कि अगर आप फिल्मों में पूछेंगे, जो हमारी पास की फिल्में हैं, जो सलीम साहब को भी, मुझे भी, दोनों को बहुत पसंद थी, वो थी गंगा जमुना, वो थी मदर इंडिया, बहुत पसंद थी. और पिक्चरों के अलावा भी ये पिक्चरें हमें ज़्यादा पसंद थी. लेकिन हमें मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल भी पसंद थी. हमको जो क्लासिक्स हैं वो भी हमने पढ़ी थी, वो भी हम जानते थे. उसके अलावा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो ख़त्म हो गया बाद में, कि अभी भी कहीं है, सांस ले रहा है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव राइटर. बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स उसने हिंदुस्तान में पैदा किए, जिसका बुनियाद तो डाली थी मुंशी प्रेमचंद ने. लोग उसके बाद कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई और मिंटो, बड़े बड़े राइटर पैदा हुए. हमने इन्हें भी पढ़ा हुआ था. तो हमारे इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो एक नहीं है, बहुत सारे. और कुछ हम खुद थे, कुछ हमारी अपनी पसंद नापसंद, अपनी पर्सनैलिटी भी थी. अल्टीमेटली तो आपका अपना एस्थेटिक्स है ना, जो चूज करता है चीज़ों को कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है. तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 2 लोगों को ज़िंदगी में कभी साथ काम नहीं करना चाहिए. एक जो बिल्कुल एक जैसे, तो 2 की क्या ज़रूरत है, काफ़ी. और एक जो बिल्कुल अलग है दूसरे से, वो साथ में कैसे काम करेंगे. तो कुछ कॉमन होना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ है, कॉमन होनी चाहिए. और कुछ अलग अलग एक्सपोजर जो दोनों का, तो वो अपना खजाना लेके आएगा, ये अपना खजाना लाएगा.
पर जो बीच में है वो दोनों का है। दोनों की वैल्यू सिस्टम एक है। दोनों किस चीज़ को गंदा और घटिया समझते हैं, दोनों किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को बदसूरत समझते हैं, किसी को खूबसूरत समझते हैं। जब तक ये कॉमन नहीं होगा आप साथ काम नहीं कर सकते। तो यही खुशकिस्मती से हमारा ये कॉम्बिनेशन ऐसा परफेक्ट था कि बहुत कुछ हमारा कॉमन था, जहाँ तक मॉरल वैल्यूज, जहाँ तक एस्थेटिक वैल्यूज है कॉमन, लेकिन हमारे एक्सपोजर अलग अलग तरह के थे। मैं एक बात कई बार कह चुका हूँ, अच्छी बात है, सलीम साहब बैठे मैं इनके सामने कहता हूँ, मैं तो स्क्रीन प्ले नहीं जानता था, मैं जबान जानता हूँ, मैं लैंग्वेज जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं डायलॉग समझता हूँ, कौन कैरेक्टर क्या बोल सकता है, मुझे धेरे का स्क्रीन प्ले नहीं मालूम। ये मेरे गुरु, इन्होंने मुझे सिखाया। और जो भी थोड़ा बहुत मैं स्क्रीन प्ले के बारे में जानता हूँ, इट इज ओनली थैंक्स टू हिम। सलीम साहब, जावेद साहब, मैं थोड़ा आखिरी सवाल पूछता हूँ और ये आखिरी है। आखिरी सवाल का मतलब आज के फंक्शन का। सर एक छोटी सी बात मैं बता बता दीजिए प्लीज। हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, अपना जो जर्नलिस्ट हैं सरदेसाई, राजीव राजीव सरदेसाई, तो वो ही इंग्लिश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं हिंदी में भी थोड़ी अपनी जगह बनाऊँ। तो उन्होंने तय किया कि वो हिंदी चैनल पे भी एक इंटरव्यू हिंदी में किया करें। तो उनकी हिंदी ज़रा मतलब थोड़ी 19 है, तो मेरी किस्मत के पहला मैं मिला। तो उन्होंने कूद फांद के सवाल कर लिए किसी तरह से, तो मैंने जवाब भी दिया। एंड में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जिससे मुझे याद आई, कहले जावेद साहब आपको इतने अवार्ड मिले, इतने ऑनर्स मिले, इतनी रिस्पेक्ट, इतना एडमिरेशन, सब कुछ मिला है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो मैंने कहा कि राजदीप, इस इंटरव्यू के बाद तुम मुझे फांसी दोगे या गोली मारोगे? जो आखिरी ख्वाहिश पूछ रहे हो। वो बेचारा ये कहना चाह रहा है अब आपका क्या एडमिशन है, तो आप मेरी आखिरी ख्वाहिश तो नहीं पूछ रहे। आज के फंक्शन का आखिरी सवाल पूछा। बस ठीक, जी जी बोलिए। सर ये सवाल आप दोनों के लिए है। आप दोनों ने इतने साल एक साथ काम किया, आपकी जोड़ी जब नहीं रही उसके बाद इतने साल आप अलग अलग रहे। इतने सालों में आपने एक दूसरे को कभी मिस किया? मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक छोटी सी बात है कि जब आदमी का पाँव कट जाता है, खुदा खासा किसी भी वजह से आदमी का पाँव कट जाता है, तो कई मरतबा उसका हाथ जाता है कि जैसे कि टखने के ऊपर बिजली जल रही है, और कई मरतबा उसका हाथ जाता है और पता लगता है कि हाथ नहीं है। तो ये हमेशा ये कहीं ना कहीं कमी है, ये हमेशा कहीं ना कहीं कमी होती है कि अगर वो होता तो ये होता, ये होता तो नहीं होता। जैसे इतनी आदत पड़ जाती है कि ये है साइकोलॉजिकली एक काम कर गया है और इससे बिजली करके एंकल में और उसका हाथ जाता है, तो दिस इज द फीलिंग इज ऑलवेज गिवन देयर। मैं तो यही कहूँगा सर, उसकी ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन हमेशा क्या हो, इतने बरसों बाद भी जब कोई फैसले की घड़ी आती है कि भाई डिसीजन लेना है, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ये मानूँ कि वो मानूँ, ये इनकार कर दूँ ये मान जाऊँ, वो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि सलीम साहब क्या राय देते, वो अगर मैं उनसे पूछता तो वो क्या करते, और जो मेरी दिमाग में आता कि ये कहते वही करता हूँ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।